स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनूरी गांव में एक परिवार रहता था, सूबेदार मेजर रूलिया राम वालिया जी का। ये जो परिवार था यहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, लेकिन इसके बाद 1968 जो साल था, इस समय पर वालिया जी की जो पोस्टिंग थी, सूबेदार मेजर रूलिया राम वालिया जी की, ये हो जाती है राजस्थान में। राजस्थान पहुँच जाते हैं और यही वो साल था 1968 जब 24 मई के दिन उनके बेटे का जन्म होता है, उनके पहले बेटे का, सबसे बड़े बेटे का। जोधपुर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जन्म हुआ। बच्चा जो था उसका नाम रखा गया सुधीर। तो अब कुछ समय राजस्थान में ये लोग रहे, लेकिन इसके बाद ये जो पूरा परिवार था उनको सूबेदार मेजर रूलिया राम जी ने अपने साथ में ही वो वापस से अपने गांव ले आते हैं, यानी कि बनूरी ले आते हैं हिमाचल प्रदेश में। बनूरी आ जाते हैं ये लोग, यहाँ पे रहने लगते हैं। माँ जो थी सुधीर की, बचपन में उनकी जो ये परवरिश थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही थी। माँ जो थी वो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी आसपास के सब लोगों को एक साथ लेकर चलती थी। जो आसपास की महिलाएं थीं, सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा थी, तो उनका खास ध्यान रखती थी। तो माँ से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख रहे थे बचपन से ही सुधीर। अपने पिता से उनको आर्मी में जाने का जज्बा जो था वो मिल रहा था, सारी चीज़ें चल रही थी। उनका जो एडमिशन था वो पास ही के बनूरी के अंदर ही एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पे करवा दिया गया था पिता के द्वारा। अच्छा, जब वो अपने स्कूल जाते थे, ये बनूरी सरकारी स्कूल में, तब वो हर बार आते जाते समय घर से स्कूल कुछ बच्चों को देखा करते थे जो कि बहुत ही स्मार्ट रेड कलर की यूनिफॉर्म में होते थे। ब्लेज़र पहना हुआ होता था उन लोगों ने। तो उस यूनिफॉर्म को देख के वो अक्सर अपने जो आसपास के दोस्त थे उनसे ही बात करते थे कि आखिर ये जो स्कूल है यार, ये कुछ अलग लग रहा है, इसके बच्चों की यूनिफॉर्म कितनी अच्छी। क्योंकि इनके जो स्कूल के बच्चे थे उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जो यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे ये एक चीज़ थी जो उनके साथ थी। एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पे पढ़ते थे। अच्छा, इस बीच में ये जो उनके पिता थे, कई बार वो भी उन्हें स्कूल छोड़ने जाते थे। तो एक दफ़ा की बात है, जब अपने पिता के साथ स्कूल जा रहे थे सुधीर, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा उन बच्चों को दिखाते हुए कि ये जो स्कूल की यूनिफॉर्म है ये कौन सा स्कूल है, मुझे भी यहाँ पे पढ़ना है। तो उनके पिता ने जवाब दिया था कि बेटा ये जो है ये यहाँ मेरे ऑफिसर के बच्चे जो हैं वो सब पढ़ते हैं, और अगर तुम यहाँ पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। सुधीर ने यहीं से ये बात सुनते ही तैयारी कर दी थी, अपनी जीत की एक तरह से शुरुआत कर दी थी। पढ़ाई करना तेज़ी से उन्होंने शुरू कर दिया। बताते हैं 5th क्लास, करीबन 5th क्लास के बाद सुधीर ने मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम क्रैक किया। यही मिलिट्री स्कूल हाल ही में जो वहाँ पे खोला हुआ था, और बहुत ही बड़ा स्कूल, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो वहाँ से सबसे ज़्यादा, अभी हाल ही में उसको अवार्ड भी मिला है, NDA में सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो स्कूल था दरअसल सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा। ये जो स्कूल था 2 नवंबर 1978 को ही उस समय के जो हमारे भारत के छठे राष्ट्रपति थे संजीवा रेड्डी जी, नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। आसपास सब जगह इसकी बहुत ही ज़्यादा ख्याति थी, लोग जान रहे थे कि एक बहुत शानदार स्कूल है जो यहाँ पे इस एरिया में खुला है। अच्छा, लेकिन ये जो स्कूल था सुधीर के घर से 45 किलोमीटर की दूरी पर था, दूर था। अब यहाँ पे अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको यहीं पे रहना पड़ेगा, सैनिक स्कूल भी है तो यहीं पे उनका हॉस्टल रहेगा, सब कुछ। घर से अब दूर चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें थीं। और जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया मिलिट्री स्कूल का, तो वो इसके एंट्रेंस को पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। क्लास 5th के बाद उन्होंने यहाँ पे सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा जो था वहाँ पे एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद यहीं पे रहने लगे। खैर, यहाँ पे पढ़ाई जो थी लगातार चलती रही सुधीर की। छुट्टियों में जब अपने घर पे आते थे तो घर पे आने के बाद अच्छा उनका ये देखिए कि आप पढ़ाई में तो अच्छे थे, स्पोर्ट्स में अच्छे थे सैनिक स्कूल के अंदर, लेकिन अपने घर पर आने के बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ जब बाहर गई हैं, बाहर की सोशल सर्विस में वर्क में थी माँ राजेश्वरी देवी जी, तो बाहर वो गई हैं, तो घर में जब वो आएंगी तो थक कर आएंगी। तो इस वजह से पहले से ही खाना आना बना के रख देना चाहिए, काम करके रख देना चाहिए। जब वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे आते थे स्कूल से, तो वो यही सब किया करते थे। घर आने के बाद जब उन्हें पता था कि माँ वापस आएंगी, उन्हें सारा काम किया हुआ मिलना चाहिए, तो खाना पहले से बना कर रख देते थे। खैर, यहाँ से करीबन 1984 आता है। 84 में 10th क्लास कंप्लीट करने के बाद सुधीर वालिया ने NDA का एग्ज़ाम क्रॉस किया, NDA का एग्ज़ाम दिया, उसको पास किया। और इसके बाद में 1984 में, अब देखिए कि बहुत ही यंग एज, 16 साल की एज में खड़गवासला में एडमिशन ले लेते हैं। इस एडमिशन के लिए बताया जाता है कि उन्हें बेंगलोर भी जाना था, बेंगलोर क्योंकि इंटरव्यू था। इंटरव्यू के लिए वो अपने पिताजी के पास गए, मेजर रूलिया राम जी के पास। उन्होंने उनसे कहा कि 2000 रुपये मुझे चाहिए, इंटरव्यू के लिए जाना होगा बेंगलोर। तो रूलिया राम जी इतने ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो खुद आर्मी में थे,
वो देश को सर्व कर रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि मेरा बेटा जो है बहुत ही अव्वल तरीके से, यानी कि जहाँ से वो उठा है उसके बाद वो ऊपर चढ़ते हुए बहुत ही अच्छी जगह पहुँच रहा है। तो उसके लिए उन्होंने 2000 नहीं 3000 रुपये इन्हें दे दिए थे, 1000 एक्स्ट्रा ही दे दिए थे। तो ये यहाँ से पहुँच जाते हैं सीधा खड़गवासला, एनडीए की तैयारी करते हैं। 30 मई 1987 को इनका जो 72nd कोर्स था वो पूरा होता है, पास आउट होते हैं एनडीए से, और इसके बाद सीधा आईएमए पहुंच जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जब आईएमए पहुंचे तो वहाँ पे करियप्पा बटालियन की संगरू कंपनी जो थी, अभी काफ़ी और सारी भी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, उस समय जो एक संगरू कंपनी भी थी, उन सभी में से 4 कंपनीज़ थी शायद उस समय पर टोटल, तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। 11 जून 1988 को 20 साल की एज में, ये आप देखिए कि मतलब वो एज, ये 20 साल की एज जब उस टाइम कमीशन होने की मिनिमम एज मानी जाती थी। 20 साल की ही एज में 2nd लेफ्टिनेंट बन जाते हैं 4 जाट रेजिमेंट में, जो उस समय देहरादून में तैनात थी। आईएमए से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 4 जाट रेजिमेंट देहरादून में तैनात थी, वहाँ पे कमीशन हुए 2nd लेफ्टिनेंट की पोजीशन पर। और अब फाइनली जो आर्मी है उसमें एंट्री हो चुकी थी सुधीर वालिया की। तो अब ये समय था 1988 और 89 का। ये वही समय आप सबको याद होगा, भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनके और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में, जयवर्धने जी के बीच में एक पीस अकॉर्ड पर साइन हुआ था। एक पीस एग्रीमेंट था जिसमें, क्योंकि क्या था कि श्रीलंका के अंदर LTTE का जो आतंक था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और उसकी वजह से भारत ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम आपको हेल्प करेंगे, हम अपने जो सैनिक हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसको श्रीलंका भेजेंगे, लिट्टे के आतंक से वो लड़ेगी यहाँ पे। तो ये इसके तहत करीबन 70,000 जवान थे, सोल्जर्स थे, हमारे ऑफिसर्स थे उसमें काफ़ी सारे, उनको भेजने का एक जो एग्रीमेंट था वो हो चुका था। इस एग्रीमेंट के तहत ही 1889 में माफ़ कीजिएगा, IPKF के तहत सुधीर वालिया उन 70,000 जवानों में से एक थे जो कि श्रीलंका गए। श्रीलंका में जाके पीस मिशन के लिए इनको भेजा गया था, वहाँ पे रहे, और उस दौरान 2nd लेफ्टिनेंट वालिया ने काफ़ी बेहतर फील्ड ऑपरेशंस किए थे। आप ये देखिए, लिट्टे के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने 9 पैरा SF को पहली बार वहाँ पे देखा, उनके साथ में काम करने का मौका मिला, स्पेशल फोर्सेस के साथ में काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, फील्ड ऑपरेशंस किए, सीक्रेट ऑपरेशंस किए, लिट्टे के काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ख़त्म किया था। और ये सब करने के बाद में खैर जब हमारी जो फोर्सेस वहाँ से वापस आई तो सुधीर वालिया ही वापस आते हैं। 1990 में 1990 में सुधीर वालिया का सिलेक्शन, क्योंकि अब वो उनका जब उन्होंने 9 पैरा के साथ काम किया था श्रीलंका के अंदर, वहीं से वो स्पेशल फोर्सेस में जाने के लिए इंस्पायर्ड हो चुके थे, उनको था कि अब मुझे भी इसमें जाना है, सिलेक्ट होना है। यहाँ से उन्होंने जो प्रोसीजर है वो किया। 1990 में उनको स्पेशल फोर्सेस 9 पैरा के लिए ही सिलेक्शन हो जाता है उनका स्पेशल फोर्सेस में। 9 पैरा दरअसल 1966 में 9th पैराशूट कमांडो बटालियन जो बनाई गई थी उसके रूप में फॉर्म हुई थी। मेनली हिली वॉरफेयर में, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, इन सब में महारत हासिल होती है, इन्हें ऑपरेशंस में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये वो 9 पैरा, बहुत ही फेमस 9 पैरा, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। स्पेशल फोर्सेस के अंदर आने के बाद सुधीर की अलग अलग ट्रेनिंग्स स्टार्ट हो गई। अब आप देखिए, पूरे देश भर में अलग अलग जगह ट्रेनिंग पर उनको जाना था। जो अलग फील्ड क्राफ्ट स्किल्स हैं उसमें उन्हें महारत हासिल करनी थी। उसके लिए बेलगाम पहुंचते हैं, कमांडो ट्रेनिंग कोर्स करते हैं वहाँ से। मिज़ोरम के वेरंगते में वहाँ से काउंटर इंसर्जेंसी जंगल वॉरफेयर कोर्स करते हैं, ठीक है, CIJW स्कूल से। बेंगलोर पहुँचते हैं, बेंगलोर में जाके ऑफिसर्स ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कोर्स जो होता है वो करते हैं। पैरा ट्रेनिंग स्कूल से पैराशूट ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, और उसके बाद फाइनली गुलमर्ग पहुँचते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर स्कूल से माउंटेन वॉरफेयर कोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये सारे करीबन ऐसे 5 कोर्स थे जो उसमें महारत हासिल कर चुके थे, बहुत ही अव्वल आते थे हर जगह। और फाइनली इसके बाद ये जो समय था 91 और 92 के आसपास, ऑलमोस्ट 92 के आसपास, यहाँ पे वो पहुँच चुके थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उनकी पोस्टिंग हो गई थी। इस बीच में एक बार प्रमोशन भी हुआ उनका। 92 के आसपास कश्मीर पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब ये वो समय था, आप देखिए कि इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर भी अपने पीक पर आने लगी थी। पाकिस्तान ISI की तरफ से लगातार लड़ाकों को, अफ़गान लड़ाकों को, मर्सनरीज़ को, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं इनको लगातार भेजा जाने लगा था, कश्मीर में दाखिल कराया जाने लगा था। इंसर्जेंसी हो रही थी, इन्फिल्ट्रेट कर करके ये सब आतंकवादी आते थे यहाँ से। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बहुत नाजुक थे। यही सिचुएशन थी, यही समय था जब जुलाई 1993 में यहाँ पे भेज दिया जाता है किसे, मेजर सुधीर वालिया को। जुलाई 93 से पहले ही ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी के आसपास उनको यहाँ पे भेज दिया गया था। तो खैर यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो अच्छा, ये वो समय था, आपको हमने जैसा बताया कि इंसर्जेंसी पीक पर थी। तो कश्मीर में जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स भी वहाँ पे तैनात रहती थी, तो अक्सर वो ऐसा करती थी, जो
मतलब एक टैक्टिक सीक्रेट ऑपरेशन में यूज़ होती है, वो अक्सर इस वेशभूषा में घूमते थे जैसे आतंकवादी रहते हैं। बड़ा सा चोगा पहन लिया, शॉल डाल ली, ऊपर से दाढ़ी बड़ी कर ली, बाल बड़े कर लिए, और इस तरह से घूमने से क्या होता था कि वो आतंकवादियों के जो बेस होते थे, जो उनके हाइड आउट्स होते थे, वहाँ तक उन तक पहुँच सकते थे, आसानी से उनका पता लगाया जा सकता था। सेम चीज़ जो मेजर मोहित शर्मा थे उन्होंने भी की थी, जब उन्होंने आतंकवादियों को, लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को पॉइंट ब्लैंक ट्रेन से मार दिया था, तो उन्होंने भी इस तरह का ही हुलिया अपनाया था। लेकिन ये चीज़ 90 से ही चलती आ रही है। कश्मीर वैली के अंदर काफ़ी सारे स्पेशल ऑप के जो ऑफिसर्स हैं वो यही स्किल जो है उसको यूज़ करते हैं एस्पेनाज की। तो खैर यहाँ पे मेजर वालिया जो थे वो भी इसमें महारत हासिल कर चुके थे, और यहाँ पे उन्होंने भी यही तरीका अपनाना शुरू कर दिया था। अपना हुलिया बदल कर अलग तरीके से आतंकवादियों के बीच में घुसकर ऑपरेशंस करते थे, ख़त्म करते थे। और इस ये जो एक तरीका है, इससे हमने काफ़ी सारे आतंकवादियों को, उनके लीडर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म किया है 90 से लेकर 98 तक, इस बीच में, इस दौरान में, कारगिल से पहले तक। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती थी। ऐसा ही एक ऑपरेशन हुआ मेजर सुधीर वालिया का जुलाई 1993 में। इस ऑपरेशन में हुआ क्या कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जो बुदल तहसील है उसके कांडी गांव में यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ। 3 हार्डकोर टेररिस्ट थे ये लश्कर तैयबा के, ये यहाँ पे मौजूद थे। इनकी इंटेल मिलती है फोर्सेस को, मेजर सुधीर वालिया को यहाँ पे भेजा जाता है और बताया जाता है कि यही वो ऑपरेशन था शायद जहाँ पे उन्होंने एक दुकान के शेड के ऊपर करीबन 48 घंटों तक वो वहाँ पे लेटे रहे थे। 2 दिन तक आप सोचिए कि एक दुकान है, उन्हें पता है कि यहाँ पे इंटेल है कि ये 3 आतंकवादी यहाँ पे आते हैं, वो उस दुकान के ऊपर जो शेड था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, 2 दिन तक वहाँ पे लेटे रहते हैं। जो बाकी टॉयलेट है या जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने उसके लिए अलग अलग बॉटल्स रखी हुई थी, उनमें करते थे, क्योंकि ज़रा भी हरकत होएगी तो नीचे पता चल जाएगा दुकान वालों को, और वो भी नहीं पता चलना चाहिए। इसकी वजह से 2 दिन तक वहाँ पे रुके रहे, और जैसे ही जिस दिन, उस 2 दिन के बाद ये आतंकवादी 3 वहाँ पे आए, ऊपर से ही उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया। तो ये थे सुधीर वालिया। ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको रैम्बो का खिताब मिला हुआ था अपने जो साथियों के तरफ से। जो साथी थे वो हमेशा उनको रैम्बो कहते थे, टाइगर कहते थे। ये सारी चीज़ें थी मेजर सुधीर वालिया, इस तरह के एक ऑपरेटिव थे, इस तरह के स्पेशल फोर्सेस के जवान थे। तो खैर सुधीर वालिया ने यहाँ पर जब 3 आतंकवादियों को मारा था, तो इसी के बाद यही वो ऑपरेशन था जिसके बाद 1 साल के अंदर ही 26 जनवरी को, ऑलमोस्ट कुछ ही महीनों के बाद अगर आप देखें, 26 जनवरी 1994 को उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। खैर प्रमोशन की इस समय बात करें तो 11 जून 1990 में उनका पहले वो लेफ्टिनेंट बने थे, फिर 11 जून 1993 को कैप्टन बने थे। तो ये प्रमोशन भी लगातार इस बीच में चल रहे थे, इस बीच में ही वो लगातार अपने ऑपरेशंस भी कर रहे थे। सितंबर 1993 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ एरिया में ब्रह्म माउंटेन रेंज जो है, वहाँ पे ब्रह्म सेकंड जो पीक है, वहाँ पे एक एक्सपीडिशन ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था। एक तरह से ये एक आर्म्ड फाइटिंग एक्सपीडिशन था जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी कि अब अगर आप सियाचिन जाते हैं या किसी और बड़ी पीक पर जाते हैं तो वहाँ पे जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड जोन है वॉर के, वहाँ पे कैसे आपको लड़ना है। यहाँ उन्होंने जो अपना पार्टिसिपेशन दिखाया था, जिस तरह से उसमें अव्वल आए थे, सुधीर वालिया को यहाँ से सेना मेडल बार से सम्मानित किया गया था। तो ये वो मिशन था। और इसी के बाद बताया जाता है वो सियाचिन ग्लेशियर में उनकी पोस्टिंग हुई। सियाचिन उनको भेजा गया, दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। टेम्परेचर गिरता है तो -40 डिग्री तक गिर जाता है, जम जाते हैं लोग। मतलब आप देखिए कि खाना जम जाता है वहाँ पे, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें होती हैं, चलने के लिए 3-3, 4-4 फीट बर्फ़ जो होती है उसको खोद कर निकाल के चलना पड़ता है। कम से कम 2 बार बताते हैं कि अपने 6-6 महीने की जो ड्यूटी है वो वहाँ पे उसको दिया है, उन्होंने पोस्टिंग पे रहे हैं सियाचिन में, मेजर सुधीर वालिया। और ये सब चीज़ें हुई हैं 1993 और 97 के बीच में। खैर यहाँ से अपनी सियाचिन की 6-6 महीने की ट्रेनिंग, 6-6 महीने की पोस्टिंग 2 बार यहाँ से रह के आने के बाद में अब वो सीधा दिल्ली आ जाते हैं, राजधानी में आए तो यहाँ पे क्या कर रहे थे अब ये आपको बताते हैं। दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ें उससे पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, आईएएस आईपीएस बनना, भारत की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी आई हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। स्क्रीन पर जो कोर्सेज दिख रहे हैं जल्दी ही शुरू होने वाली हैं क्लासेज, लेटेस्ट बैचेज हैं, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करिए, परचेज लिंक है, क्लिक करते ही आपको जो प्राइस दिखेगा पूरा प्रोसीजर करने के बाद उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप वीजे लाइव कोड लगाते हैं। आपका कोड है, इसको याद रखना, वीजे लाइव कोड लगाते ही अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं मेजर सुधीर वालिया की स्टोरी में।
तो साल 1997 आता है और दिल्ली आने से पहले दरअसल उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको उन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिया और वो उसको डिज़र्व भी करते थे। था क्या कि मेजर सुधीर वालिया को यूएस भेजा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, एक स्पेशल कोर्स के लिए। ये स्पेशल कोर्स जो था 80 कंट्रीज़ से पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था और भारत से सिलेक्ट होकर गए थे मेजर सुधीर वालिया वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पोजीशन अचीव किया। आप ये देखिए, इतने सारे देश, 80 कंट्रीज़, उसमें फ़र्स्ट पोजीशन अचीव की। उनके साहस, उनकी एफिशिएंसी और उनका जो एक प्रोफेशनलिज्म, एक पार्टिसिपेंसी अपनी दिखाने का एक तरीका था, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे लोगों को प्रभावित किया था, उनसे प्रभावित होकर वो 80 देशों के जो अलग अलग ऑफिसर्स थे वो वहाँ उन्हें कर्नल के नाम से संबोधित करते थे, कर्नल बुलाते थे, जबकि उस समय पर वो मेजर की रैंक पर थे, कैप्टन की रैंक पर थे, माफ़ कीजिएगा उस समय पर तो फिर भी वो उन्हें कर्नल बुलाया करते थे। ये थे मेजर सुधीर वालिया। तो यहाँ से खैर पेंटागन में अपनी स्पीच भी दी उन्होंने, और ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर के लिए कि पेंटागन में स्पीच देने का मौका मिल रहा है। एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है ये। पेंटागन में अपनी स्पीच दी, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया लोगों को, और इसके बाद मेजर सुधीर वालिया सीधा आ जाते हैं राजधानी दिल्ली। भारत लौटे, दिल्ली आए, और दिल्ली में क्यों आना हुआ था, क्योंकि उस समय के भारत के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक जी के एडीसी उनको बनाया गया। एडीसी बन जाते हैं। अभी ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस पोस्ट थी, साउथ ब्लॉक दिल्ली में रहना था जो एडीसी अब आप बन चुके हैं आर्मी चीफ के। तो ये बहुत आरामदायक, ठीक ठाक, अच्छी खासी जॉब थी जो अभी तक वो उन्होंने देखा था अपनी ट्रेनिंग में, अपनी सर्विस के दौरान में, अपने करियर में। तो अब यहाँ से उनका एक अलग तरीके का जॉब का पीरियड जो था वो शुरू हो जाता है। जनरल मलिक जो थे, जो उस समय आर्मी चीफ थे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, उनकी किताब है फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, उन्होंने उसमें मेजर सुधीर वालिया जी का जिक्र किया है। उनका कहना है अपने शब्दों में कि सुधीर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर पर्सन, हमेशा अलर्ट रहने वाले पर्सन, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और हर तरह की किताबें पढ़ते थे, उनका सारी किताबों में इंटरेस्ट था। ड्यूटी के बाहर अगर देखा जाए, ज़िंदगी को जीने वाला शख्स, अलग अलग भाषाओं को जानने वाला शख्स, एक ऐसा शख्स जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा था। कहते हैं कि मुझे याद है कि जो आखिरी हमारा जो लोहरी फेस्टिवल था उस दौरान में उन्होंने हिंदी, पंजाबी और हिमाचली में गाने गाए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में वो गा सकते थे। तो एक इस तरह के व्यक्ति थे मेजर सुधीर वालिया, और ये उन्होंने खुद लिखा है जनरल मलिक ने उनके बारे में। इसके आगे वो लिखते हैं कि जब उनसे कभी पूछा जाता था कि शादी क्यों नहीं कर रहे भाई, कब शादी करोगे, तो करीबन 30 साल की उम्र थी उस समय मेजर सुधीर वालिया की। वो बताते हैं कि वो अनमैरिड थे उस समय पर, और जनरल मलिक के अकॉर्डिंग शादी ना करने की ये भी वजह थी एक तरह से कि वो अभी अपनी फैमिली को पूरा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए खुद को मानते थे और थे भी। उनकी एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में थी, एक छोटा भाई था, माँ बाप थे। तो उनको एडीसी का टेन्योर कंप्लीट करने के बाद में वो सोच रहे थे कि शादी करेंगे आगे, और ये सारी चीज़ें जो भी होंगी आगे देखी जाएंगी, बिल्कुल करनी है शादी। तो ये सब था, लेकिन अपनी फैमिली के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते थे, इसलिए थोड़ा सा उसको डिले कर रहे थे। खैर, यहाँ से ये जो एडीसी का टेन्योर था उनका, वो ख़त्म होने पर आ ही रहा था। 1999 आ जाता है, कम से कम 2 साल वो दिल्ली में यहाँ पे रहे। 99 में आप सब जानते हैं करगिल युद्ध शुरू होता है। करगिल वॉर शुरू हुई। मेजर सुधीर वालिया उस समय दिल्ली के अपने एयर कंडीशन जो रूम था उनका, वहाँ पे वॉर की अपडेट्स ले रहे थे। सबको पता था कि वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन सुधीर वालिया कुछ इस तरह के थे शख्स के उनका खून खौल रहा था हर अगले पल। वो देख रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे जो जवान हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन भारत जंग में आगे है हमेशा से। करगिल में पाकिस्तान को पूरी तरह धूल चटाई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे, इसके अपडेट्स ले रहे थे, लेकिन खून तो खोलता है, और इस तरह के ऑफिसर हैं, ऑपरेशंस कर चुके हैं, तो उनको तो लगेगा कि अब यही मौका है, दिखाना है वतन के लिए, जो भी कर सकते हैं वो इस समय कर सकते हैं। तो यही चीज़ हुई इनके साथ, सुधीर वालिया के साथ। वो सीधा अपने आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक के पास पहुंच जाते हैं, उनसे कहते हैं कि सर मैं अपनी यूनिट के साथ करगिल जाना चाहता हूं इसी दौरान। तो यहाँ पे वेद प्रकाश मलिक जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि जब करगिल शुरू हुआ तो सुधीर मुझसे अपनी यूनिट के साथ वहाँ जाने के लिए ज़िद करने लगे। उन्होंने कहा कि जबकि वो इस तरह अपनी इंजरी से उभर रहे थे, उनकी जो तमाम सारी इंजरीज़ अभी तक के करियर में हुई थी, मिलिट्री करियर में, उससे उभर ही रहा था उनका पूरा बॉडी। स्टिल वो उन्होंने यहाँ पे ज़िद की, लगातार ज़िद किया। और उसके बाद वेद प्रकाश जो मलिक हैं वो कहते हैं कि रूल्स और उनकी स्पिरिट को बिना तोड़े मैंने उन्हें जाने की परमिशन दे दी। पूरे आर्मी हाउस ने उस समय उनको बहुत ही अच्छी प्यारी फेयरवेल दी थी, और फाइनली वो यहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं। लेकिन पहुँचे डायरेक्ट सीधा करगिल नहीं पहुँचे थे। यहाँ से घर वालों को पता चलता है कि भाई सुधीर वालिया जो हैं दिल्ली में हैं,
कांगड़ा अपने घर पे आने की बजाय वो डायरेक्टली यहाँ से युद्ध पे निकल रहे हैं, करगिल में निकल रहे हैं, जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे। तो घर वालों ने कहा कि नहीं, डायरेक्ट नहीं जाना। कॉल किया गया, कॉल करके कहा गया कि डायरेक्ट नहीं जाना है और मिलने के लिए यहाँ पे आओ पहले और मिल के जाना। घर जाते हैं, घर पहुँच जाते हैं अपने। करगिल में जाने से पहले दिल्ली से सीधा घर पहुँचे 1-2 दिन के लिए। माँ से बात करने के दौरान सुधीर वालिया जब उनके साथ बैठे थे अपनी माता जी के साथ, तो उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं किसी एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, मैं किसी डिज़ीज़ से, किसी बीमारी से नहीं मरूंगा। मैं अगर जाऊंगा तो शान से, ग्लोरी के साथ तिरंगे में लिपट के आना है, मतलब ये वाली चीज़ है। और यही ऐसा ही होगा, मैं किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट में तो नहीं जाने वाला हूँ। ये सब उन्होंने अपनी माँ को बोला। माने का कि अरे ऐसी बातें नहीं करते और ये सारी चीज़ें, आराम से जाओ, अपना काम करके आओ, जो भी युद्ध में जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ से होती हैं। और कम से कम सिर्फ 10 दिन का वो डिफरेंस था। आप ये देखिए, दिल्ली से रवाना होने के 10 दिन के अंदर में प्रॉपरली एक्लेमेटाइज भी नहीं हुए। 10 दिन के अंदर सुधीर वालिया वो ऑफिसर जो अपनी टीम के साथ 17,000 फीट की ऊंचाई पर मस्को वैली को कैप्चर कर चुके थे। मस्को वैली के अंदर के सेक्टर में जो जुलू टॉप है उसे पूरी तरह कैप्चर कर लिया था। वो शख्स जो 10 दिन पहले दिल्ली के एयर कंडीशन रूम में थे, वहाँ पे वॉर की अपडेट्स ले रहे थे, खून खौल रहा था, और 10 दिन के अंदर मस्को वैली सेक्टर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जुलू टॉप को कैप्चर कर लेते हैं। टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद मस्को वैली का ये जो जुलू टॉप है उसको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आप सभी जानते होंगे। और ये तब किया गया था उनके द्वारा जब जंग ख़त्म होने पे ऑलमोस्ट आने वाली थी, यानी कि 25 जुलाई के आसपास ये किया गया, 24-25 जुलाई को 17,000 फीट की ऊंचाई पर बिना एक्लेमेटाइजेशन के। यानी कि जो बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है, अगर आप इतनी चढ़ाई, इतनी ऊंचाई पे जाने वाले हैं, वहाँ पे आपको हिल क्लाइंब करके और ज़्यादा ऑपरेशन करने हैं, रॉक क्लाइंबिंग करके भी ऑपरेशन करने होते हैं। बताया जाता है मस्को वैली का ये जो ऑपरेशन है जुलू टॉप का, ये रॉक क्लाइंबिंग कर करके ही दुश्मन को मारा है उन्होंने, जो इनकी पूरी यूनिट थी। खैर 24-25 जुलाई को ये जो विक्ट्री थी सामने आई थी, वॉर ऑफिशियली एंड होने से सिर्फ 1-2 दिन पहले। यहाँ उनसे जब पूछा गया था इस विक्ट्री के बाद कि आखिर आपने तो एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस ही नहीं किया, इतनी हाइट पर आपने अटैक कैसे किया फिर, तो उन्होंने, उनका एक बहुत ही फेमस जवाब है। उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ी होने के नाते मुझे एक्लेमेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मेरे अंदर इनबिल्ट है। तो ये उनका एक जवाब था। खैर करगिल वॉर के बाद मेजर सुधीर वालिया की जो टीम थी, आप देखिए कि अगले ही महीने, ये अगस्त का महीना आ चुका, जुलाई ख़त्म हुआ, करगिल हम जीते, युद्ध जीते। मेजर सुधीर वालिया की जो टीम थी वो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए उनको भेज दिया जाता है, उनकी पूरी यूनिट को, सुधीर वालिया को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और हुआ क्या था दरअसल कि अगस्त 1999 में ही ये सामने आया कि कश्मीर में कुपवाड़ा रीजन के अंदर अफ़गानी टेररिस्ट को भेजा गया है। 20 अफ़गानी ऐसे टेररिस्ट थे जिनको इन्फिल्ट्रेट करा के पाकिस्तान ISI ने यहाँ पे भेजा है, और वो सारे आतंकवादी हफरूड़ा के जो जंगल हैं कुपवाड़ा के अंदर, वहाँ पे तैनात, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे छुप के अपनी आइडेंटिटीज़ भी बदल के और सीक्रेट हाइडआउट्स में अपने लगातार रह रहे हैं। अब ये इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। इनको एलिमिनेट करने का जो काम था वो मेजर सुधीर वालिया उनकी यूनिट को दिया गया। बेसिकली पूरी तरह से सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन था, मिशन था जिसको उन्हें अंजाम देना था। अब ये दिन आता है 29 अगस्त 1999 का, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, एग्जैक्ट 1 महीने 4-5 दिन बाद, जब उन्होंने ये जो विक्ट्री थी जुलू टॉप की वो अचीव की थी। 29 अगस्त 1999 सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास की बात बताई जाती है। मेजर सुधीर वालिया अपने 5 कमांडोज़ के साथ में, उनकी पूरी एक टीम थी, उसके साथ को उस टीम को लीड करते हुए जम्मू कश्मीर के ये जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हफरूड़ा के जंगल हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस ऑपरेशन पे जाने से पहले उन्होंने अपने घर पे भी फ़ोन किया था, और घर पे फ़ोन किया तो ये अक्सर ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस दिन उन्होंने स्पेशली ये कहा कि अपनी बहन से बात करते हुए कि पापा से बात कराओ, पिताजी से बात कराइए। पिताजी उस समय क्योंकि वहाँ पे थे नहीं, तो उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जब बाद में जो पिताजी आए और बहन ने बताया कि भाई का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आपसे बात करनी है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे थे, कहाँ पे थे, तो उन्होंने बताया कि हफरूड़ा के जंगलों में ऑपरेशन के लिए जा रहे थे। यहाँ ये उनके खुद फादर साहब ने बताया, उनकी बहन ने भी बताया ये चीज़ कि पिताजी ने पहली बार एक अलग तरीके से कहा था कि उसको बोलो कि बस ध्यान रखे, यहाँ पे अगर गया है तो उसका ध्यान रखना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। खैर सुधीर वालिया अपने इस ऑपरेशन पर निकल चुके थे। सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास की बात है, इससे पहले ही वो यहाँ पे पहुँच चुके थे। 8:30 बजे वालिया जो थे अपने 5 कमांडोज़ के साथ में जब लगातार लीड कर रहे थे उस टीम को अफरोड़ा के जंगल में, उन्होंने देखा कि
काफ़ी सारी जो घनी झाड़ियाँ हैं वहाँ से कुछ ना कुछ तो हरकतों की आवाज़ हैं जो आ रही है। आगे बढ़े, वहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद उन्होंने बाकी और चीज़ें देखी। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था तो लगातार सर्च तो करना ही था, जहाँ पे जो एनिमी दिखेगा उसको शूट करना है, ख़त्म करना है। इसी तरह का सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन जो अभी ऑपरेशन केलर हुआ था वो भी था, और इसी तरह का ऑपरेशन महादेव भी था। तो ये सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन था जो उस समय पर मेजर वालिया कर रहे थे, जिसको अंजाम दे रहे थे। उनकी टीम जो थी वो उन घने झाड़ियों के बीच चलते चलते एक जगह आगे बढ़ी रही थी। तभी मेजर वालिया को सडनली, क्योंकि उनकी इंस्टिंक्ट, उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही शानदार था, और उनके जैसा अलर्ट ऑफिसर तो बहुत कम मिलते हैं, तो उनको अचानक से थोड़ी ऊंचाई से आवाज़ आई। वो लोग नीचे से गुजर रहे हैं और उनको ऊंचाई से आवाज़ आती है कुछ आतंकवादियों की, ऐसी कुछ लोगों की बात करते हुए। उनको इंस्टिंक्ट ऐसी थी, अपना जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस था उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ऊपर क्रॉल करते हुए जाने का ट्राई किया। और जैसे ही थोड़ी ऊपर बढ़ते हैं, पीछे उनके साथी थे 5 जो उनके साथ में चल रहे थे, थोड़ी ऊपर बढ़ते हैं तो उन्होंने ये देखा क्रॉल करते हुए कि एक छोटी सी हिल के ऊपर सिर्फ 4 मीटर की दूरी पर उनसे 2 आतंकवादी हैं जो कि बैठे हुए हैं। दोनों के पास आर्म्ड हैं, दोनों के पास हथियार हैं। और इसके बाद उन्होंने जब और थोड़ा सा हिलकर बाकी चीज़ें देखी तो उनको पता चला कि नीचे 15 मीटर की दूरी पर एक पूरा कवर्ड टेंट बना हुआ है, कवर्ड हाइड आउट है, जहाँ पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 आतंकवादी मौजूद थे। ये पूरा सामने सिनेरियो था जो उनको दिखा। पलक बिना झपकाए सीधा उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से, वो जो 4 मीटर की दूरी थी, जो नियरेस्ट आतंकवादी था पहले उसको गोली मारी। उसके बाद दूसरा आतंकवादी जो था, जब उसने देखा कि यहाँ से अटैक हुआ है, वो सीधा अपने टेंट की तरफ, नीचे हाइड आउट की तरफ भागता है। सुधीर वालिया उसका पीछा करते हुए अकेले हाइड आउट की तरफ भागने लगते हैं। इस बीच में एक गोली चली, उनके साथ में जो उनको कवर दे रहे थे उनको लगती है। एक और हमारे सेना के वीर सपूत जो थे वो उस समय शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे उनको एक गोली लगी, लेकिन सुधीर वालिया बिना कुछ देखे हुए अपने सीधे नीचे पहुँचते हैं। नीचे जाके उन सारे आतंकवादियों के सामने, आप ये देखिए 15 से 20 आतंकवादी करीबन नीचे मौजूद थे, उनके सामने जाके अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और आतंकवादियों ने जब ये देखा कि एक ऐसा शख्स जो कि लगातार अंधाधुंध आके फायरिंग करना शुरू कर दे रहा है, आतंकवादी यहाँ से सीधा भागते हैं। कई सारे आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुधीर वालिया ने, बताया जाता है, अपने साथ 5 आतंकवादी जो थे उस समय पर, उनको सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारी हैं, ख़त्म कर दिया है। बाकी जो उनकी टीम थी वो भी यहाँ पे पहुंची, कई और आतंकवादियों को मारा गया। टोटल कुल मिला के आर्मी रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है 9 टेररिस्ट को उन्होंने मार दिया था। ये सारा पूरा ऑपरेशन था वो लगातार चला। कवर फायर उनको लगातार उनके कॉम्बैट्स दे रहे थे। ये सारी फायरिंग जो थी वो चल रही थी। एक बेहद क्लोज इंटेंस कॉम्बाट में मेजर वालिया ने, आप देखिए, अकेले ही पूरे के पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया था। आधे से ज़्यादा उसमें से भागने पर मजबूर हो गए थे और 2 मीटर की दूरी से लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। 4 आतंकवादी उन्होंने अकेले ने एलिमिनेट किया, उसके पहले एक को मार चुके थे। और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वही चीज़ कि मेजर सुधीर वालिया, उनकी यूनिट ने 9 आतंकवादी ऐसे थे जिनको यहाँ एलिमिनेट किया, मारा है। लेकिन इस पूरी जंग के अंदर, इस पूरी लड़ाई के अंदर, इस ऑपरेशन में सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे सुधीर वालिया। जब आतंकवादी यहाँ से आधे मारे गए, आधे भाग गए, उनका पीछा करने के लिए क्योंकि कहना था बाकी ट्रूप्स को, जो बाकी ट्रूप कमांडर्स हैं उनको, जो नीचे तैनात हैं, आसपास के एरिया में तैनात हैं, तो इसके लिए उन्होंने, क्योंकि आप देखिए सीरियसली हेविली इंजर्ड, उनके फेस के ऊपर चोटें थी, उनके चेस्ट पे गोली लगी थी, आर्म्स में बुलेट्स लगी थी, इन सब के बावजूद वो वहीं पे जो हाइड आउट का एंट्रेंस था इन आतंकवादियों के, वहीं पे गिर जाते हैं। हेविली ब्लीडिंग हो रही थी उनकी, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। टीम ने कहा, जो उनके साथ में जो लोग थे सर्वाइव कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको सर नीचे ले जाना बहुत ज़रूरी है, इवैक्यूएट करना ज़रूरी है। उन्होंने हार्ड तरीके से, बहुत ही हार्डली मना किया कि नहीं, यहाँ से मिशन फर्स्ट, पहले मिशन है, इवैक्यूएशन बाद में होगा, वॉकी टॉकी दो। उन्होंने अपने रेडियो सेट को लेकर सारे ट्रूप कमांडर्स को लगातार में वहाँ लेटे हुए, गिरे हुए, क्योंकि चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे, बताया जाता है कि इनकेपेबल थे बॉडी को मूव करने में। स्टिल उन्होंने लगातार अपने रेडियो सेट से सारे के सारे जो ट्रूप थे आसपास के, उनको ऑर्डर दिया कि एक भी आतंकवादी बच के जाना नहीं चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पे इतने ख़त्म किए हैं, तुम लोगों को बाकी जो भागे हैं उनको ख़त्म करना है। रेडियो पर उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कमांडिंग और काम लग रही थी, लेकिन ये सब देखते हुए जो नीचे ट्रूप थे वो इंस्पायर हुए, उन आतंकवादियों का पीछा किया। ये सब चीज़ें चली करीबन 35 मिनट तक कंटिन्यूस फायरिंग के बाद में ये जो ऑपरेशन था वो समाप्त होता है। सिचुएशन जब स्टेबल हुई तब उन्होंने परमिशन दी अपने साथ के लोगों को कि मुझे अब इवैक्यूएट करके नीचे ले जाओ। तब तक लगातार वो अपने उस रेडियो सेट को लेकर कमांड दे रहे थे, सब जगह अलर्ट कर रहे थे।
और फाइनली ये जो ऑपरेशन था वो ख़त्म होता है। रेडियो सेट से लगातार डायरेक्शन देते रहे। हेलीकॉप्टर से उन्हें श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल लाने की तैयारी की जाती है। हेलीकॉप्टर में जैसे ही ले जाया जाता है, रास्ते में ही सुधीर वालिया जो थे, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी, उनकी अब बॉडी को छोड़ने लगी थी, रास्ते में सुधीर वालिया की डेथ हो जाती है। एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने अपने रेडियो सेट को ही अंतिम पलों तक अपने पकड़े रहे थे, वो आखिरी सांस भी उन्होंने उसी के साथ ली है। मेजर सुधीर वालिया के इस साहस के लिए, लीडरशिप के सेक्रीफाइस के लिए 26 जनवरी 2000 को अशोक चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके पिता सूबेदार मेजर रूलिया राम जी को KR नारायणन, जो प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, उन्होंने ये सम्मान दिया। इंडियन आर्मी में उन्हें रैम्बो कहा जाता था। हमने आपको बताया उनके सारे जो कलीग्स थे उन्हें रैम्बो कहते हैं। आज देश उन्हें असली शेर, असली टाइगर कहता है। आप चाहें किसी भी, आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, किसी के भी ऑफिसर से पूछिए, हर कोई सुधीर वालिया जी को जानता है। मेजर सुधीर वालिया को सब लोग जानते हैं, सब उनकी तारीफ़ करने पे रुकते नहीं हैं। जितने भी अभी आप तमाम सारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे अलग अलग आर्मी ऑफिसर्स के, सबका एक ही रवैया रहता है सुधीर वालिया के नाम पे कि ही इज़ लेजेंड्स अमंग लेजेंड। तो ये थे मेजर सुधीर वालिया। खैर, उनका जो स्कूल है, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, 2018-19 के इन दोनों सालों में उन्होंने रक्षा मंत्री जो ट्रॉफ़ी है वो जीती है। ये वो स्कूल है जो लगातार अपनी जो एक लेगेसी है उसको मेंटेन करता हुआ आया है। सुधीर वालिया जैसे ऑफिसर दिए देश को, ऐसे लोग दिए। NDA में सबसे ज़्यादा कैडेट्स भेजने के लिए जो ट्रॉफ़ी है वो दी जाती है और वो 2 साल लगातार जीत चुका है 2018-19 में। 42 ऐसे एलमनाई हैं उस स्कूल के, सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा के, जिन्हें शानदार अवार्ड जो हैं सर्विस के लिए अपनी मिले हैं भारत की। ये दिखाता है कि मेजर सुधीर वालिया जो है, उनकी जो लेगेसी उसको लगातार वो लोग भी कंटिन्यू रखे हुए हैं। अच्छा, उनका जो गांव है बनूरी, वहाँ से एक छोटा सा लड़का जिसने सपना देखा था कि मैं भी एक अलग यूनिफॉर्म जो है स्कूल की वो चाहिए थी, उसके बाद में भारत की आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, देश के लिए इतना बड़ा अपना बलिदान दिया। तो ये जो मेजर सुधीर वालिया, उनके ऑनर में उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक मेमोरियल जो है उनका वो भी बना हुआ है। एक ऐसे ऑफिसर, अशोक चक्र, सेना मेडल, बार से सम्मानित, इंडियन आर्मी के लिए गर्व की बात कि इस तरह के ऑफिसर उसमें रहे, हमारे इंडियन आर्मी में रहे। और मेजर सुधीर वालिया के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि 31 साल की अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में वो इतने बड़े काम कर चुके हैं, इतने बड़े काम करके चले गए, जो काफ़ी सारे सोल्जर्स, काफ़ी सारे लोग तो अपनी पूरे लाइफ टाइम में नहीं कर पाते हैं। तो हमारा सलाम, आज ये एपिसोड पूरा उन्हीं के लिए, उनको ट्रिब्यूट था, उनको समर्पित था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखिए, अपने विचार मेजर सुधीर वालिया के बारे में जो बातें आपने सुनी है वो भी बताइए। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो भी कमेंट करिए, आपके व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन जो है उसका आदान प्रदान हमारे और आपके बीच में होता है। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।